Kaveri Kasuria, and once again welcome back to our channel, and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss next topic of this chapter, joint Hindu family. Right. अब ये जो टॉपिक है ये इसके अंदर हमने स्टडी करना है. स्टडी करने का बेसिक पर्पस क्या है कि देखो हमें जो समझना है इसके अंदर हम जो समझना चाहते हैं वो टॉपिक है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अगर इसको हम थोड़ा सा और अगर अच्छे से देखें तो ये सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं, हम यहाँ पर जो चीज़ समझना चाहते हैं वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. हमें बिजनेस को जो है यहाँ पर समझना है. अब उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये होती क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली. राइट. इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पर, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं. और फर्दर जो इसके चैप्टर हैं वो भी इसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद अस. टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. देखिए, जब भी हम फैमिली बिजनेस की यहाँ बात कर रहे हैं तो नाम से तो ये क्लियर है कि किसी फैमिली का बिजनेस है. ठीक है, मतलब एक फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या मीनिंग है? एक ऐसी फैमिली, ठीक है, एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर जो भी पर्सन हैं उनके एंसेस्टर जो है वो सेम है, मतलब उनके पूर्वज सेम है. राइट. तो अब इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन होता है? पूरा परिवार, और उसके साथ साथ उसके अंदर जैसे मान लो कोई फैमिली है, उसके अंदर फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है, तो याद रखना है कि अनमैरिड डॉटर्स जो है इसके अंदर इंक्लूड होती है. तो अब यहाँ पर आपको मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखने होते हैं, एक परिवार और उस परिवार के अंदर बाकी सब तो आपको क्लियर है, सब आएंगे, लेकिन जो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? अनमैरिड डॉटर. ठीक है, अनमैरिड डॉटर जो होती है वो जो है इसके अंदर आती है. अनमैरिड डॉटर्स इसके अंदर आएंगी, और साथ ही साथ अगर कोई सन है, ठीक है, और अब वो मैरिड है तो उसकी वाइफ भी आएगी. तो वाइफ भी जो है फैमिली बिजनेस का हिस्सा ही मानी जाती है. तो वाइफ्स ऑफ द फैमिली में जितने भी जेंटलमैन हैं, ठीक है, उनकी जो वाइफ है उनके लिए यूज किया गया, वो सारी जो लेडीज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है. तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जॉइंट फैमिली बिजनेस क्या होता है कि ऐसे सब लोग जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उन सबके पूर्वज एक है, और उसके अंदर अनमैरिड डॉटर्स भी आती हैं, और जो उस घर की डॉटर इन लॉ है, ठीक है, वो वाइफ्स हैं, जो सारी जितनी भी लेडीज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है. अब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें दो फैक्ट जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड करने हैं. फर्स्ट आपका क्या आता है, यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है भैया आपकी, ये इसको बोलते हैं को पर्सनरी. ठीक है, कोपर्सनरी. कोपर्सनरी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कॉमन ओनरशिप. ठीक है, कोपर्सनरी का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉमन ओनरशिप. किस चीज में कॉमन ओनरशिप होती है? हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो खानदानी जो प्रॉपर्टी है, विरासत में जो मिली है, कॉमन ओनरशिप होती है सभी की उसके अंदर. कॉमन ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो ये चीज यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखनी है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर जो है इनकी कॉमन ओनरशिप रहती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं कोपर्सनरी. और ये क्रिएट किया जाता है लॉ के द्वारा, ठीक है, कानून के द्वारा क्रिएट किया जाता है, नॉट बाय द कॉन्ट्रैक्ट. और इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्या आता है यहाँ पर? एन इंडिविजुअल गेट राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसको उस प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार मिल जाता है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ. जैसे अगर उनके परिवार में किसी का जन्म हुआ तो उस बच्चे को जन्म से ही उस खानदान की प्रॉपर्टी के अंदर उसको अधिकार मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड द राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. राइट, तो आप नोट कर सकते हो इसके अंदर राइट, किसके अंदर? राइट, राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी immediately after birth. right, immediately after बर्थ, जन्म के बाद ही उसमें अधिकार जो है मिल जाता है. तो ये जो है यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है, उसको बोलते हैं कोपर्सनरी. अब जो पर्सन है, ठीक है, जिसको ये अधिकार मिला है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कोपर्सनर. ठीक है, कोपर्सनर इस नाम से उसको जाना जाता है, उसको बोलते हैं कोपर्सनर, जिस पर्सन को अधिकार मिला है. राइट. तो आपको ये चीज जो है इसके अंदर ध्यान रखनी है. इसी के बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है. नेक्स्ट टर्म अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, वो आपकी टर्म है यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी. ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी. कॉमन प्रॉपर्टी हमने यहाँ वर्ड यूज किया कि कॉमन ओनरशिप मिलती है. कॉमन ओनरशिप मिलती है किसके अंदर? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर. ठीक है, और यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है वो देखते हैं.
अब यहाँ पर कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, उसको अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली माना जाता है। कब माना जाता है? जब उस फैमिली के पास ऐसी प्रॉपर्टी हो जो यूज की जा रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी घर की प्रॉपर्टी जो घर के सभी सदस्य के वेलफेयर के लिए यूज की जा रही हो, तब हम उसे क्या मानते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी मानते हैं। अब कॉमन प्रॉपर्टी में आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट होते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी को कॉमन प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। फर्स्ट में आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको विरासत में मिली है, ठीक है। एक तो वो हो गई कॉमन प्रॉपर्टी है क्योंकि सबका अधिकार है उसके ऊपर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर आता है आपका प्रॉपर्टी। मान लो कि इस प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को यूज करके फर्दर कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की हो, तो आप ये बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी क्रिएटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मान लो कि इस प्रॉपर्टी से यूज करके आपने कुछ कहीं कुछ पैसा कमाया है, अर्निंग हुई है, उस अर्निंग को यूज करके कोई और प्रॉपर्टी आगे बना ली, तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में इसका सोर्स क्या है, कहाँ से क्रिएट की गई है? विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी भी कॉमन प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? पर्सनल प्रॉपर्टी। मान लो कि कोई फैमिली मेंबर है, उस फैमिली मेंबर में किसी इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको ट्रीट किया जाता है एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, तो उसको भी कॉमन प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज, तो ये कह सकते हैं आप ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, तो उसको प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली उसको माना जाता है, राइट। तो आप ये उसको कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली। फर्स्ट हमने क्या देखा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आता कौन कौन है, तो उसके लिए पहले हमें समझना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली होती क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली ऐसी फैमिली है जिसके सभी सदस्यों के एंसेस्टर्स एक हैं, ठीक है। उसके अंदर अनमैरिड डॉटर्स भी आएंगी, इसके अंदर हम अनमैरिड डॉटर्स को भी इंक्लूड करते हैं, एज वेल एज इसके अंदर जो है डॉटर इन लॉ को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद दो टर्म आई जिसके अंदर हमने फर्स्ट टर्म देखी जिसको बोलते हैं को पार्सनरी और दूसरी को बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। अब को पार्सनरी का मतलब क्या है कि कॉमन ओनरशिप है, ठीक है। कॉमन ओनरशिप किसमें? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, विरासत में जो प्रॉपर्टी मिली है, खानदानी प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल हमारे पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर सबकी कॉमन ओनरशिप रहती है। अब सबकी कॉमन ओनरशिप लेने के लिए उस परिवार का सदस्य होना जरूरी है, साथ साथ उसके पूर्वज भी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि राइट मिल जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। कब राइट मिल जाता है? इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, ठीक है। इमीडिएटली यहाँ पर आएगा आपका इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है यहाँ पर राइट इसके अंदर मिल जाता है, राइट। यहाँ पर क्या बोलता है? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है इसके अंदर राइट मिल जाता है। और जिस पर्सन को राइट मिलता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? उस पर्सन को हम बोलते हैं को पार्सनर। इसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी कॉमन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। फर्स्ट था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हमारी विरासत में जो प्रॉपर्टी मिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करते हैं। सेकंड आता है प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके फर्दर कोई प्रॉपर्टी जो है हमने क्रिएट कर ली हो। और या फिर थर्ड आता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको ट्रीट किया जाएगा एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, ठीक है। अगर वो पूरे परिवार की प्रॉपर्टी मानी जाती है तो वो भी कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड आती है। और जब कॉमन प्रॉपर्टी है तो सबका अधिकार है जो जितने भी मेंबर है फैमिली में। तो ये आपको यहाँ तक समझना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट आता है आपका स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। अब स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या है? यहाँ पर ना कुछ कम्युनिटीज होती हैं, 2 मेन कम्युनिटीज हैं जो कंट्रोल करती हैं हिंदू फैमिलीज को। अब 2 कम्युनिटीज क्या है? एक तो विचारधारा है किस चीज की, जिसको बोलते हैं मिताक्षरा, ठीक है, उसको बोलते हैं मिताक्षरा। और सेकंड आपका जो है इसको बोलते हैं दया भागम, DAYABHA जी, दया भागम, ठीक है। ये 2 नेम है, आपको इन दोनों को ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी जो है आपके यूजीसी नेट वगैरह में पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आपको ये मिताक्षरा वगैरह क्या होता है आपको डिटेल में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मिताक्षरा में क्या होता है? ये एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या फिर कहीं की एक ऐसी कम्युनिटी है, अकॉर्डिंग टू दिस कम्युनिटी एक सन को, ठीक है, इक्वल बर्थ
एक सन को आफ्टर बर्थ इक्वल राइट मिलते हैं अपने फादर के। मान लो किसी परिवार में किसी बेटे का जन्म हुआ, सिर्फ सन की बात हो रही है, डॉटर की नहीं हो रही, बेटे का जैसे ही जन्म हुआ तो उसको प्रॉपर्टी में, खानदानी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिल जाएंगे एज इक्वल टू द फादर। जितने अधिकार पिता के पास होते हैं उतने ही उसके बेटे को उसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर कहें कि ये वाला जो है ये कंसेप्ट फेमस कहाँ है, ये कंसेप्ट हमारी कंट्री में फेमस है लेकिन कुछ कंट्रीज में फेमस नहीं है। एक्सेप्ट कहाँ पर ये लागू नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल असम में ये चीज लागू नहीं होती, बंगाल में भी ये चीज लागू नहीं है, एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वहां पर भी ये चीज लागू नहीं होती है, सम पार्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर लागू नहीं होता, बाकी हमारी कंट्री में सारी जगह लागू होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब इसके बाद आता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इक्वल राइट मिलते हैं, इक्वल राइट टू सन। सन को इक्वल राइट मिलते हैं टू सन अलोंग विद, ये कह सकते हो अलोंग विद हिज फादर। तो पिता के समान ही उसको जो है इक्वल राइट यहाँ पर उसको मिल जाते हैं, जन्म से ही उसके पास सारे अधिकार रहते हैं। तो इसका एक प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है कि इसके अंदर जो फैमिली मेंबर्स है ना, उनका इंटरेस्ट जो है वो अनसर्टेन रहता है, क्योंकि अधिकार बदलते रहते हैं। जैसे ही कोई एक नया फैमिली मेंबर आया तो उसके पास अधिकार उसमें भी बढ़ गए। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है, आपको एक और ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर क्या कहते हैं, आफ्टर मैच्योरिटी जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर उसके पास राइट है कि वो जो है अपनी प्रॉपर्टी के अंदर से अपना अधिकार मांग सकता है। आफ्टर मैच्योरिटी ही कैन आस्क, ये कह सकते हैं कि आफ्टर मैच्योरिटी ही कैन आस्क फॉर ए डिवीजन, वो अपना बंटवारा उसमें कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकता है। एंड द फॉर ए डिवीजन ऑफ फैमिली मेंबर, ये डिवीजन ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ इस कंसेप्ट को बोलते हैं मिताक्षरा। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मिताक्षरा कंसेप्ट है। और इसी के अगेंस्ट जो कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं दया भागा। दया भागा का मतलब क्या है कि ये तो हो गया बाकी की अदर कंट्रीज में जो अप्लाई होता है। अब जो असम में जो अप्लाई होता है, ठीक है, बंगाल में जो अप्लाई होता है, यहाँ पर ये चीजें अप्लाई होगी। एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा, यहाँ पे सम पार्ट ऑफ ओडिशा में यहाँ पर ये चीजें जो है अप्लाई होती हैं। जो ये कंसेप्ट मानते हैं उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को बोलते हैं दया भागा। राइट, तो दया भागा देखते हैं क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं इसके। यस, फर्स्ट पॉइंट इज सन डजंट गेट, राइट, इस कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, सन डजंट गेट इक्वल राइट। ठीक है, उसको इक्वल राइट कभी भी नहीं मिलते हैं। उसको इक्वल राइट कब मिलते हैं, ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, तो उसके बाद उसको राइट मिलते हैं। और ये अपने डिवीजन के लिए मांग भी नहीं सकता है। ठीक है, कांट आस्क फॉर डिवीजन। ठीक है, उसके अंदर से अपना बंटवारा भी नहीं मांग सकता। और तीसरा, इसको राइट कब मिलते हैं, ओनली गेट ऑल राइट्स, सारे के सारे अधिकार कब मिलते हैं, ओनली गेट ऑल राइट्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, दैट इज। ठीक है, तो इसके बाद इसको सारे अधिकार मिलते हैं। तो मेन पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, हम अगर देखें मिताक्षरा और दया भागा दो कंसेप्ट है यहाँ पर। मिताक्षरा क्या कहता है कंसेप्ट, यहाँ पर मिताक्षरा के अप्लाई होता है कहाँ कहाँ पर, स्टेट्स में हमने देख लिया कौन कौन से स्टेट में जो है ये अप्लाई हो रहा है, एक्सेप्ट असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। यहाँ पर ये जो है अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारी जगह ये अप्लाई हो रहा है। एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद क्या कहता है, इक्वल राइट है, इक्वल राइट टू सन अलोंग विद हिज फादर। ठीक है, यहाँ पर डजंट गेट इक्वल राइट, इसको राइट नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या कहता है कि आफ्टर मैच्योरिटी ही कैन आस्क फॉर अ डिवीजन। ठीक है, ये आस्क कर सकता है, मांग सकता है अपना राइट, लेकिन ये नहीं मांग सकता, कैंट आस्क फॉर द डिवीजन, कैन नॉट आस्क फॉर डिवीजन। नेक्स्ट आता है कि ओनली गेट ऑल राइट्स आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें हम, तो यहाँ पर इसको सारे के सारे राइट पहले ही मिल जाते हैं। और इन चीजों पे यहाँ पर ये चीजें अप्लाई नहीं होती, तो मतलब ये सारे दया भागा जो है इन स्टेट्स में यहाँ अप्लाई होता है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। दो कंसेप्ट है कौन से, दया भागा और मिताक्षरा। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या समझना है, मीनिंग ऑफ द जॉइंट फैमिली बिजनेस, इसी के साथ इसके फीचर्स रहेंगे, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस रहेंगी। और ये कंसेप्ट क्लियर करते हुए ये हमारा टॉपिक आज जो है इसके अंदर
कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट है क्या। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, जो आपको ध्यान रखना है कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मीनिंग हमने समझ लिया क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली किसको बोलते हैं, और हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो बिजनेस चलाती है अपने परिवार के लिए चलाती है। मेन पॉइंट इसके अंदर अब आपको क्या ध्यान रखने हैं, जो आपको ध्यान से सुनने हैं, ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कंट्रोल जो होता है, ठीक है, कंट्रोल किसका होता है, कर्ता का। कर्ता कौन होता है भाई, अब ये कर्ता होता है घर का मुखिया, ठीक है। कर्ता कह दो इसको, या इसको घर का हम क्या बोल सकते हैं, घर का मुखिया बोल सकते हैं। मेन मेंबर जो होता है फैमिली का, ठीक है, तो मेन मेंबर जो होता है घर का कर्ता, घर का मुखिया जो होता है, उसके पास सारे कंट्रोल होते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, सारे कंट्रोल होते हैं, उसके पास अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल कर्ता का होता है। और इसी को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, इसको मैनेजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैनेजर। किस चीज का मैनेजर, मैनेजर ऑफ द फैमिली, ठीक है। कर्ता धर्ता यही है फैमिली का, मैनेजर ऑफ द फैमिली भी उसको बोला जाता है। जो बाकी के सभी मेंबर्स होते हैं वो इस कर्ता के कंट्रोल में काम करते हैं, ठीक है, कर्ता के कंट्रोल में, और इसकी जो गाइडेंस होती है ना, उसी गाइडेंस के ऊपर चलते हुए वो सारा बिजनेस जो है हैंडल करते हैं, ठीक है। इस कर्ता की गाइडेंस होती है, इस गाइडेंस के अंदर रहते हुए ये सारे काम किए जाते हैं। अब मान लो कि अगर कोई लोन रेज करना है, ठीक है, मार्केट से लोन लेना है, या फिर कोई डील फाइनलाइज करनी है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसके कंट्रोल में रहकर ही की जाती है। अदर मेंबर जो होते हैं फैमिली के, वो ये चीज नहीं पूछ सकते कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, कांट आस्क फॉर एनी अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, लेकिन उनका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना कि एक तो वो प्रॉफिट लॉस में नहीं पूछ सकते, कर्ता से नहीं पूछ सकते, डायरेक्ट सवाल ये नहीं पूछ सकते, और दूसरा यहाँ पर क्या याद रखना है कि वो चाहे सवाल नहीं कर सकते हो, लेकिन उनका राइट तो रहता ही है, किस चीज में, राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर राइट जरूर रहता है, किसका रहता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट सभी फैमिली मेंबर्स का, राइट, सभी फैमिली मेंबर्स का यहाँ पर जो है राइट उसके अंदर रहता है। अब इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो शेयर होता है, ठीक है, ऑल हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, सबका इक्वल शेयर होता है, कोई फर्क नहीं है कि ये छोटा है तो इसको कम ही समझना चाहिए, एज का कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। और जो लाइबिलिटी होती है, मान लो कि जो लाइबिलिटी होती है, कल को ऐसा हो जाता है कि लाइबिलिटी बढ़ गई है ज्यादा, तो वो किसके लिए, उसके लिए कंसर्न कौन होगा, लाइबिलिटी इज कंसर्न लिविंग द कर्ता, ऑल हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। मान लो कि यहाँ पर कर्ता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, एक कर्ता और बाकी के सभी क्या होगी, ऑल फैमिली मेंबर्स, वो तो फैमिली मेंबर्स है सारे, ठीक है तो ये भी फैमिली का हिस्सा, लेकिन मेन माना हुआ है यहाँ पर। तो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, इसके साथ अदर लिख दो, अदर ऑल फैमिली मेंबर्स, इसकी लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी, ठीक है, ये चीज याद रखना, कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। कर्ता रिस्पॉन्सिबल होगा, कल को लॉस हो गया या लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है, लाइबिलिटीज गेट ग्रेटर देन असेट हो जाती है, तो उस केस में इसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। लेकिन इनकी लाइबिलिटी कैसी है, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, कल को कुछ बिगड़ गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कर्ता रिस्पॉन्सिबल होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वेस्टेड विद द कर्ता, ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब जब इस कर्ता के साथ लाइबिलिटी होती है, ठीक है, अब कर्ता को पता है कि कल को अगर कोई डिसीजन बिजनेस में गलत हुआ तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर जो कर्ता होता है ना, ये जो है सोच समझ कर डिसीजन लेता है, ठीक है। ये चीज इसको इंस्पायर करती है कि तेरे ऊपर सारी लाइबिलिटी आने वाली है, तो ये इसको इंस्पायर करती है किस चीज के लिए, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, तो ये प्रॉपर डिसीजन यहाँ पर लेता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल कि यहाँ पर कुछ चीजें थी समझने वाली। और समझने वाली क्या चीज थी, सबसे पहले हमने देखा कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अंदर हमने देखा कि फैमिली मेंबर्स होते हैं सारे, उन फैमिली मेंबर्स में जो मेन फैमिली मेंबर होता है उसको बोलते हैं कर्ता, और उसको मुखिया भी बोल सकते हैं, और उसी को मैनेजर ऑफ द फैमिली भी बोला जाता है, राइट। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं अदर फैमिली मेंबर्स। जो ये कर्ता होता है, कर्ता की गाइडेंस में, कर्ता के कंट्रोल में ही सारे बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे लोन लेना हो, कोई डील फाइनलाइज करनी हो, या कुछ भी बिजनेस का डिसीजन लेना हो, वो कर्ता की गाइडेंस में लिए जाते हैं। अब जो कर्ता होता है ना, इसकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ठीक है, लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। कल को कोई डिसीजन जो है अगर ऐसा हो जाए कि वो गलत प्रूफ हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, तो लाइबिलिटी बनेगी कर्ता की, इसीलिए ये सोच समझकर प्रॉपर डिसीजन लेता है। और जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, अदर फैमिली मेंबर्स, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि इन सबकी लाइबिलिटी चाहे लिमिटेड हो, लेकिन ये डायरेक्टली जो है कर्ता से प्रॉफिट लॉस की बात भी नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में, लेकिन इनका राइट जो रहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। यहाँ पर एज का कोई मैटर नहीं करता, चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, और
इक्वल राइट्स इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इसके बाद हम फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली के। फर्स्ट फीचर इसका क्या है, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी लॉ, हिंदू लॉ क्या कहता है, ऑपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग चलता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। कहने का मतलब क्या है कि जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके डिसाइड किए जाते हैं बाय द हिंदू लॉ। और सेकंड फीचर क्या है, मैनेजमेंट बाय कर्ता। इसको मैनेज कौन करता है, कर्ता, जिसको आप मैनेजर ऑफ द फैमिली भी बोल सकते हो, जिसको आप मुखिया भी बोल सकते हैं और कर्ता भी बोल सकते हैं। तो ये जो पर्सन होता है ये अदर फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करता है। अदर फैमिली मेंबर्स डू नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस। अगर किसी मुखिया ने, कर्ता ने कोई डिसीजन ले लिया तो बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करते, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, सारे के सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कर्ता। अगर फैमिली मेंबर्स बाकी के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो पहले कर्ता से अप्रूवल लेंगे और उसके बाद ही फाइनल करेंगे। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये शब्द जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने वाला। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है मेंबर्स की, उस प्रॉपर्टी का क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी के अंदर सबका इक्वली राइट है। लेकिन जब बिजनेस में कोई डील की जाती है तो कर्ता जो होता है ना, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी अदर फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी of the कर्ता is unlimited and his personal property is responsible। और जो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई हमें जो है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लायबिलिटी बिजनेस की बन गई, उसको पेमेंट करने के लिए जो पर्सनल प्रॉपर्टी है कर्ता की, उसको यूज किया जा सकता है। तो ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, परमानेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पर, परमानेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि नो इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ एनी मेंबर इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अगर कोई फैमिली मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसका कोई आगे सक्सेसर होगा तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन किसी की डेथ होने की वजह से या इंसॉल्वेंट होने की वजह से ये बिजनेस बंद नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड परमानेंट एग्जिस्टेंस। मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ का क्या मतलब है, यहाँ पर चाइल्ड गेट राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। राइट, तो ये होता है मेंबरशिप बाय बर्थ। नेक्स्ट इज ओनली मेल मेंबर। ओनली मेल मेंबर का क्या मतलब होता है कि पहले क्या होता था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अकॉर्डिंग जो सिर्फ मेल मेंबर है उनको ही अधिकार होता था बिजनेस में, इसमें प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव किया गया था, और वो बदलाव क्या था जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ये एक्ट हमें क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन को इक्वल राइट दिया जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ मेल सक्सेसर, मान लो कि अगर कोई वुमेन है और उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है और आगे उसका कोई सन भी नहीं है जिसको यहाँ पर मेंबरशिप दी जाए, तो उस वुमेन को खुद को जो है इसके अंदर इक्वली राइट मिलेंगे जितने उसके हस्बैंड को मिले हुए थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। पहले ओनली मेल मेंबर का था, लेकिन अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग वुमेन को भी राइट दिया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब भी ऐसा कोई बिजनेस सेटअप करना हो तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो नहीं करना पड़ता है बिजनेस को एस्टैब्लिश करने से पहले। तो ये फीचर्स थे किसके, हमारे फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। इसके बाद रहते हैं हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एक बार हम उनको जो है डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसके अंदर वो है मेरिट्स ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके अंदर इसके मेरिट्स क्या है वो चीजें जो है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इसका मेरिट क्या है, इजी टू स्टार्ट। इसको स्टार्ट करना जो है बहुत ही इजी है। मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी देखा कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, देयर इज नो नीड टू कंप्लीट एनी काइंड ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटी फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। एंड द सेकंड इज सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या है कि बिजनेस जब किया जाता है तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स
होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं हर बिजनेस के अपने। तो जितने भी फैक्ट्स हैं वो सिर्फ कर्ता तक ही रहते हैं, रिमेन कन्फाइंड टू कर्ता, सिर्फ कर्ता तक वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो कंपीटिंग बिजनेस होते हैं, ठीक है, उनको हमारे बिजनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचेगी, मतलब लीकेज नहीं होती है इन्फॉर्मेशन, बाहर नहीं जाती है बिजनेस से, फैमिली बिजनेस से। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका है? विद कस्टमर। कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर कहना चाहता है कि जो कर्ता होता है फैमिली का, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कर्ता की, तो जो कर्ता होता है यहाँ पर, ठीक है, अभी कर्ता है, अभी ये कर्ता यहाँ पर डिसीजन लेता है। तो कहते हैं कि कर्ता होता है जो हिंदू फैमिली बिजनेस का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है। तो जब वो कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो कस्टमर की एटीट्यूड को, ठीक है, कस्टमर का जो एटीट्यूड है, या फिर हम ये कहें कि कस्टमर की लाइकिंग, वो क्या पसंद करता है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, इन चीज़ों को वो समझ जाता है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम कस्टमर को समझ पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डील भी कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमोट डिसीजन। अब इसका मतलब क्या है कि डिसीजन जल्दी से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लेना है किसने? कर्ता ने डिसीजन लेना है। अब सारा का सारा डिसीजन कौन लेगा? कर्ता। अब कर्ता को डिसीजन लेने से पहले वो वैसे मतलब डिस्कस तो सबसे करता है फैमिली मेंबर से, लेकिन उनसे कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, फाइनल डिसीजन तो कर्ता का खुद का ही होता है। तो यहाँ पर कहता है कर्ता डू नॉट नीड टू एस्टैब्लिश और डू नॉट नीड टू कंसल्ट एनी बॉडी फॉर दिस पर्पज। तो उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो वो खुद से डिसीजन जल्दी से ले लेता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है किस चीज के बीच में? एफर्ट्स और कंसिडरेशन के बीच में। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कर्ता होता है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है, और वो सारा का सारा राइट, प्रॉफिट के ऊपर भी सारा राइट उसी का रहता है बिजनेस में जो प्रॉफिट होने वाला है। तो ये उसको एनकरेज करता है हार्डवर्क करने के लिए, राइट, उसको एनकरेज करता है किस चीज के लिए? हार्डवर्क के लिए। जितने वो एफर्ट्स लगाएगा उतना ही उसको जो है गेन उसको होने वाला है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है एफर्ट्स के बीच में और जो उस एफर्ट से उसको जो रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है एडवांटेज ऑफ द इनहेरिटेबल क्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है इनहेरिटेबल क्वालिटी। अब इनहेरिटेबल क्वालिटी का क्या मीनिंग है यहाँ पर? कि यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो फैमिली बिजनेस होता है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है हैंड ओवर होता रहता है। तो इसके अंदर सभी फैमिली मेंबर्स को पता है कि नेक्स्ट टाइम में कौन इसके अंदर कर्ता बनने वाला है, तो वो इसके साथ मेंटेन रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनका इंटरेस्ट इसमें बना रहता है, और ये एक बहुत अच्छी मतलब रेपुटेशन, एंसेस्ट्रल रेपुटेशन प्रोवाइड करता है किसको? बिजनेस को। तो ये कुछ इसके जो है कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किए। अब इसी के साथ हमारा एक लास्ट जो टॉपिक रह जाता है लिमिटेशंस ऑफ द हिंदू ज्वाइंट फैमिली, एक बार उसको और देख लेते हैं, उसी के साथ जो आज हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिमिटेशंस। लिमिटेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो लिमिटेशन इसके अंदर आई है, ये लिमिटेशंस ना आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन के अंदर एक तो ये होता है कि देखो एक फैमिली बिजनेस चला रही है, तो रिसोर्सेज जो फैमिली के होंगे वो लिमिटेड होंगे, मतलब एक ही फैमिली के पास ऐसा तो नहीं है अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। तो ये रिड्यूस करती है थोड़ा सा कॉम्पिटिशन पावर को, ठीक है। मान लो कि एक बिजनेस को तो एक फैमिली मिलकर चला रही है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास रहेंगे। अगर मान लो कि किसी ने पार्टनरशिप कर ली, 3 पार्टनर्स ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली, और वो जो है 3 पार्टनर मिलकर कैपिटल लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेज हमसे ज्यादा है, और ये जो है लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस कर पाएंगे, ये लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन हम जो है फैमिली बिजनेस जो है वो इतना बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पाता ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कर्ता की अगर हम बात करते हैं तो उसकी अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पर जो कर्ता होता है ना, करता इस चीज से डर भी जाता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर पे आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने में जो है सोचना पड़ता है उसको बहुत ज्यादा, और अननेसेसरी डिले हो जाता है उसका डिसीजन। तो सम टाइम अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है और कर्ता सोचता रह जाता है। नेक्स्ट इज द डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस ऑफ कर्ता मतलब डोमिनेंट नेचर की अगर हम यहाँ बात करें, तो जो बिजनेस होता है वो फैमिली बिजनेस है, तो मतलब सभी के म्यूचुअल कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सारी की सारी पावर जो होती है, एब्सोल्यूट पावर जो है डिसीजन लेने की, वो किसके हाथ में आ गई? कर्ता के हाथ में आ गई। मतलब सारा डिसीजन लेने का पावर, तो इसका नेचर डोमिनेंट नेचर हो गया यहाँ पर कि सारी उसके हाथ में पावर आ गई। तो सम टाइम वो जो है इसका मिस यूज भी कर लेता है, ठीक है, और इससे समटाइम बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, और अदर फैमिली मेंबर्स जो है उनको भी लॉस जो है फेस करना पड़ सकता है कि बिजनेस में उनको लॉस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और अगर एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई तो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी और बिजनेस जो है वो बंद भी हो सकता है।
तो डोमिनेट नेचर है किसका, बिजनेस कर्ता का। एंड द लास्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स जो है बहुत लिमिटेड होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम एक ही पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको सारे ही स्किल्स उसको आते हो, मतलब मेन डिसीजन करता। अब कर्ता को सभी चीजों में कर्ता परफेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता, तो समटाइम जो डिसीजन है वो बिजनेस के रिगार्डिंग फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता को मैनेजरियल स्किल्स जो है लिमिटेड ही होते हैं, हर चीज में वो परफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो ये आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स से उसको जो है समटाइम करता है वो कोऑपरेट जो है मेंबर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ना अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बनाने में होता है। उनका इंटरेस्ट होता है कि हम अपनी अलग से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है उसको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें, रेदर देन हम लोग जो है फैमिली बिजनेस की प्रॉपर्टी को, जिसके अंदर उनको बहुत ही कम जो है प्रोपोर्शन उनको मिलने वाला है, राइट। दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ कोऑपरेशन विद द अदर फैमिली मेंबर्स। तो समटाइम ये कोऑपरेट नहीं करते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि हम अपना खुद का अलग से बिजनेस जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें एज कंपैरिजन कि हम फैमिली बिजनेस के ऊपर फोकस करें। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस की, फीचर्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसी के अंदर हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो जो है एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस के एक ही वीडियो के अंदर कवर हो गए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।